Up, whatever we have studied in the last video, we are trying to move ahead of that. यहाँ हमने बताया कि यहाँ मैक्सिमम बॉइलिंग सॉल्यूशन बनता है and maximum boiling solution is called maximum boiling azeotrope. Maximum boiling azeotrope. Boiling azeotrope. मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कहलाता है। आगे हम लोग एजियोट्रॉप के अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। अब ये समझेंगे कि रॉड्स के हिसाब से ये डेविएशन कैसा डेविएशन है। तो रॉड्स के हिसाब से एज पर लॉ, एज पर रॉड्स के हिसाब से ये डेविएशन किस किस्म का है, इसमें वेपर कम बनता है। रॉड्स लाइन जो है उससे कम वेपर ये बनाती है, इसलिए इसे हम लोग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉड्स ला कहते हैं। नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉड्स ला, डेविएशन फ्रॉम रॉड्स ला, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉड्स लॉ। ये रॉड्स लॉ का नेगेटिव डेविएशन है। अब केस को हम दूसरे तरीके से समझते हैं। यहां डेल्टा एच की वैल्यू को हमने नेगेटिव मान के काम किया है। अब आगे दूसरा केस देखते हैं। जो थर्मोडायनेमिक स्केल है, क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा। थर्मोडायनेमिक स्केल किसी भी फिनोमेना को समझने के लिए बहुत जरूरी होता है, इसलिए क्लास 11 का थर्मोडायनेमिक्स काफी महत्वपूर्ण चैप्टर था। अब यहां हम आते हैं केस नंबर 2 पर। डेल्टा एच अगर पॉजिटिव हो जाए तो क्या होगा। डेल्टा एच के पॉजिटिव होने का मतलब है कि ये फिनोमेना एंडोथर्मिक हो गई, एंडोथर्मिक है। और एंडोथर्मिक फिनोमेना का मतलब ये होता है कि ये बॉन्ड मजबूत नहीं हो सकता, ये बॉन्ड कमजोर होगा। तो इसमें जो पार्टिकल इंटरेक्टिंग फोर्स है वो कमजोर हो जाएगा। तो पार्टिकल इंटरेक्टिंग फोर्स के कमजोर होने का मतलब क्या है। अगर हमने सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी को लिया है तो ये जो आपको डिस्टेंस दिख रहा है ये डिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा, पार्टिकल एक दूसरे से दूर चले जाएंगे और इसके इंक्रीज करने का परिणाम यह होगा कि V की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी। V की वैल्यू पॉजिटिव होगी क्योंकि वॉल्यूम पार्टिकल इंक्रीज करने से बढ़ जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या है, चूंकि ये बॉन्ड क्या है, बॉन्ड आपका या इंटरेक्टिंग फोर्स जो यहां खड़ा हो रहा है V इंटरेक्टिंग फोर्स है, V इंटरेक्टिंग फोर्स है, ये V इंटरेक्टिंग फोर्स है। तो ये जो वीक इंटरेक्टिंग फोर्स मिला है, अब ये क्या करेगा, ज्यादा वेपर देना शुरू करेगा। तो ज्यादा वेपर देने का मतलब ये हुआ कि रॉड जो कैलकुलेशन दे रहा है वेपर का, दो सॉल्यूशन को, दो लिक्विड्स को मिलाने का, कहीं उससे ज्यादा वेपर यहां पैदा हो रहा है। इसलिए इस केस को हम लोग पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉड्स लॉ, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉड्स लॉ। ये रॉड्स लॉ का पॉजिटिव डेविएशन है। रॉड्स लॉ का पॉजिटिव डेविएशन है। कहने का अभिप्राय यह हुआ कि जो प्रेशर रॉड्स कहता है दो लिक्विड के मिलाने से बनेगा, यह हमेशा प्रेशर उससे ज्यादा बनेगा। नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है कि जो प्रेशर बनने के बाद रॉड्स कहता है हमेशा प्रेशर उससे कम बनता है, उसे हम लोग नेगेटिव डेविएशन कहते हैं। तो यहां जो एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन मिलेगा, इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी। आप बॉइलिंग के बारे में जानते हैं, बॉइलिंग एक बल्क फिनोमेना है। यहां थोड़ा सा देखते हैं, बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेना, इज अ बल्क फिनोमेना। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेनॉन। ये फिनोमेनन इसलिए कि सिंगुलर है, फिनोमेना प्लूरल है। हम एक फिनोमेना की बात कर रहे हैं, एक प्रोसेस की बात कर रहे हैं। तो बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेना, इसमें होल लिक्विड भाग लेती है, पूरा का पूरा लिक्विड इस प्रोसेस में भाग लेती है। ये होता कब है, आपने पढ़ा होगा, जानते होंगे आप लोग कि व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड, when vapor pressure of a liquid nullifies the atmospheric pressure, जब वेपर प्रेशर लिक्विड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर को काट देता है। ये कब काटेगा, जब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा। इस कंडीशन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम नहीं कर पाएगा और यहां जो है बॉइलिंग स्टार्ट होती है। तो नेगेटिव डेविएशन में जो बॉइलिंग होगी वो मैक्सिमम टेम्परेचर पर होगी, ज्यादा टेम्परेचर पर होगी।
और यहाँ जो बॉइलिंग होगी वो कम टेम्परेचर पर बॉइलिंग होगी, इसलिए इस प्रकार के डेविएशन में जो सॉल्यूशन आते हैं उन्हें हम लोग मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कहते हैं। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, बॉइलिंग एजियोट्रॉप कहे जाते हैं, एजियोट्रॉप। ये इसका पूरा का पूरा मैथमेटिक्स था, जहां हम लोग थर्मोडायनेमिक स्केल लगा करके समझे हैं कि कैसे रॉल्स लॉ पालन होगा, रॉल्स लॉ किस कंडीशन में माना जाएगा सॉल्यूशन से, और किस कंडीशन में रॉल्स लॉ फेल करेगा। रॉल्स लॉ फेल करेगा तो उसके रास्ते क्या है, पॉजिटिव फेल करेगा, नेगेटिव फेल करेगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव फेल होने का माइक्रो रीजन क्या है वो हमने थर्मोडायनेमिक स्केल डेल्टा एच के साथ समझने की कोशिश की, और मुझे उम्मीद है कि आप समझे भी होंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब टर्म्स जो हमको यहां मिल रहा है, पूरी की पूरी बात डिस्कस होने के बाद हम बहुत सारी चीजों को समझने में कामयाब हो सकते हैं। जैसे नॉर्मली अगर आपको आइडियल सॉल्यूशन चुनना हो, आइडियल सॉल्यूशन अगर इसका चयन करना हो तो आप कैसे करेंगे, ये एक बड़ा समस्या है। और इस जगह पर अधिकांशतः ये सजेशन दिया जाता है, रेकमेंड किया जाता है लड़कों से। मेरे समय में मुझसे भी टीचर का रिकमेंडेशन था कि आप इसको रट लीजिए, दूसरा रास्ता नहीं। लेकिन किसी भी बात को अगर जबरदस्ती दिमाग में डाला जाए तो टिकेगा नहीं, इसलिए समझना जरूरी होता है। तो मेरे हिसाब से जो मैं समझता हूं कि अंडरस्टैंडिंग इज द डाइजेशन ऑफ नॉलेज, डाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। जो कुछ आपके पास आया अगर आप उसको समझते हैं तो फिर आपने नॉलेज ग्रहण किया है, अन्यथा वो नॉलेज था नहीं आपके पास। तो हम लोग देखते हैं आइडियल सॉल्यूशन को चुनने के लिए क्या शर्तें हैं। पहले इसके केमिकल पॉइंट को आप देखिए। तो केमिकल पॉइंट नंबर 1 है कि इंटरेक्टिंग फोर्स प्रभावित कहां होता है, इसको देखिए। इंटरेक्टिंग फोर्स दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। इट इज मैटर ऑफ टू फैक्टर, मैटर ऑफ टू फैक्टर, मैटर ऑफ टू फैक्टर्स। ये दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर 1 क्या है, मोलर मास। मोलर मास, मॉलिक्यूल का मास जितना ज्यादा होगा उसका इंटरेक्टिंग फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। तो यहां हम लिखते हैं फॉर्मूला के रूप में एक रिलेशन देते हैं कि इंटरेक्टिंग फोर्स, इंटरेक्टिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टुवर्ड मोलर मास, मोलर मास। इस रिलेशन को आप समझते हैं कि जितना ज्यादा मोलर मास होगा उतना बड़ा इंटरेक्टिंग फोर्स होगा। अब यहां हम एक बात को कहें कि इंटरेक्टिंग फोर्स के कंपैरिजन को लाइए CH4 और C3H8 में किसका इंटरेक्टिंग फोर्स ज्यादा होगा। आप ढूंढ के कोई बता सकता है कि C3H8 का इंटरेक्टिंग फोर्स क्या है, मोर है, और इसका कर्म रीजन क्या है, रीजन है मोलर मास। मोलर मास यहां ज्यादा है, यहां कम है, और इसलिए यहां लगने वाला फोर्स जो है बड़ा है, यहां लगने वाला फोर्स छोटा है। तो जब भी हम आइडियल सॉल्यूशन को चुनते हैं तो ये हमारे दिमाग में होना चाहिए। दूसरा फैक्टर जो है जिस पर इंटरेक्टिंग फोर्स डिपेंड करता है दैट इज योर डाइपोल। डाइपोल, अब जितना बड़ा डाइपोल होगा उसके ऊपर जितना बड़ा चार्ज होगा, चार्ज की क्वांटिटी जो उस पर होगी वो जितनी बड़ी होगी फोर्स उतना बड़ा होगा। तो यहां हम लोग देखते हैं कि ये जो वंडरवॉल फोर्स कहें या फिर इंटरेक्टिंग फोर्स हम कहते हैं, तो इंटरेक्टिंग फोर्स जो है इस जगह पर किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करता है डायरेक्टली अमाउंट ऑफ चार्ज, कि डाइपोल का चार्ज क्या है। तो जितना बड़ा चार्ज डाइपोल के पास होगा उतना ही बड़ा इंटरेक्टिंग फोर्स खड़ा होगा, और जितना कम चार्ज होगा उतना ही कम इंटरेक्टिंग फोर्स इसके ऊपर खड़ा होगा। तो ये दो फैक्टर्स हैं, इस फैक्टर्स की सहायता से हम लोग केमिस्ट्री में आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव नेगेटिव के एग्जांपल्स को तय करते हैं। अब हम लोग आते हैं समझने में कि आइडियल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, किस तरह से हो सकते हैं। जैसे पहले मैंने आपको बताया कि आइडियल सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं, परफेक्टली आइडियल सॉल्यूशन की अगर बात की जाए, 100% सही आइडियल सॉल्यूशन की अगर बात की जाए तो ये हमेशा जवाब ना में होगा, ये कभी नहीं हो सकता। दो पदार्थ जो है सर्वथा भिन्न हैं, वो एक जैसे नहीं है। हाइड्रोजन और हीलियम में बहुत अंतर होता है, दो सब्सटेंस कभी भी एक नहीं हो सकता। थोड़ा बहुत सिमिलरिटी आ सकती है लेकिन पूर्णतः एक नहीं हो सकता, और इसलिए पूर्णतः आइडियल सॉल्यूशन की पॉसिबिलिटी दुनिया में नहीं है। अब यहां अगर हम लोग आइडियल सॉल्यूशन की बात करें
तो जैसे हम मिथाइल क्लोराइड की बात करते हैं, मिथाइल क्लोराइड या हम लोग एन हेक्सेन की बात करें, एन हेक्सेन है, अगर इसको हम लेते हैं और एन हेप्टेन लेते हैं, इन दोनों को मिलाते हैं तो एन हेक्सेन और एन हेप्टेन इस मॉलिक्यूल में सिमिलरिटी बहुत ज्यादा है। अगर मोलर मास का थोड़ा, ये दोनों के दोनों क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, नॉन पोलर है, इनके पास कोई पोलैरिटी नहीं है, ये नॉन पोलर्स हैं। ये सीधा इसका इंटरेक्टिंग फोर्स किस पर डिपेंड करेगा, इसका इंटरेक्टिंग फोर्स सीधा का सीधा मोलर मास पे डिपेंड करेगा। लेकिन डिफरेंस इन मोलर मास अगर आप देखें एन हेक्सेन और एन हेप्टेन के बीच में, तो CH2 का डिफरेंस लगा हुआ है और ये मोलर मास जो है किसी भी प्रकार का सिग्निफिकेंट फोर्स में अंतर नहीं ला सकता है। तो नो सिग्निफिकेंट चेंज इन फोर्स, नो सिग्निफिकेंट चेंज इन फोर्स, सिग्निफिकेंट चेंज इन फोर्स, फोर्स में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फोर्स में चेंज ही नहीं आएगा, फोर्स में चेंज तो आना ही आना, लेकिन सिग्निफिकेंट चेंज आएगा, बहुत थोड़ा बहुत फोर्स इसका बढ़ेगा। तो ऐसी स्थिति में ये क्या बनाएगा, ये आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा। इसी तरीके से बढ़ते हैं इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड हम लेते हैं, फिर इसके साथ इथाइल ब्रोमाइड लेते हैं। अब इथाइल क्लोराइड और इथाइल ब्रोमाइड को आप देखें, इसमें ये दोनों के पास डाइपोल है, मॉलिक्यूल हमने सेम लिया, इथाइल लिया, यहां जो डाइपोल है वो कुछ ज्यादा है, यहां जो डाइपोल है वो कुछ कम है, लेकिन यहां जो मोलर मास है, थोड़ा सा देखिएगा बच्चों, डाइपोल की बात करें तो यहां डाइपोल ज्यादा है, मोर डाइपोल इसके पास पड़ा हुआ है, इसका डाइपोल क्या है, इस पे लेस डाइपोल है इसके पास। तो एक चीज तो यहां अंतर आपको दिख रही है, लेकिन बहुत थोड़े का अंतर है। इसके बाद इसका कॉम्पेंसेशन कहां से बनेगा, अगर मोलर मास की बात करें तो यहां मोलर मास जो है वह लेस क्वांटिटी का मोलर मास है, इसका मोलर मास कम है और यहां मोलर मास क्या है, मोर मोलर मास है, तो मोलर मास इस जगह पर थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। तो इस तरीके से कॉम्पेंसेशन जो है होता है, तो डाइपोल जो है कॉम्पेंसेट करेगा मोलर मास के रास्ते। तो हम एक बात देख सकते हैं, डाइपोल इज कॉम्पेंसेटेड बाय मोलर मास, डाइपोल इज कॉम्पेंसेटेड बाय मोलर मास, और इस जगह पर फिर इन दोनों का मिक्सचर क्या बनाएगा, आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा। तो ये आइडियल सॉल्यूशन को चुनने का तरीका है, आइडियल सॉल्यूशन है, इसको चुनने का एक मेथड है, जहां से हम लोग, ये केमिकल मेथड है, कंसीडरेशन है, जहां आपको कुछ भी रट के नहीं जाना है, आप अपने दिमाग को लगाइए, कॉन्सेप्ट लगाइए और कॉन्सेप्ट लगा करके अपने से आइडियल सॉल्यूशन चुन लीजिए। कोई जरूरत नहीं है कि किताब में जो लिखा है वही आप जाके लिखें या उसी को समझें। आगे हम लोग एक केस और देखते हैं फॉर आर मोर क्लैरिटी। जैसे अगर हम बेंजीन को लेते हैं, C6H6, ये बेंजीन है, C6H6 बेंजीन है और इसका मिक्सचर हम लोग बनाते हैं टॉलुइन के साथ। टॉलुइन को आप जानते हैं, इसका फॉर्मूला होता है C6H5CH3, ये फॉर्मूला। अगर आप इस कंडीशन को देखें, ये जिस रूप में है उसी रूप में ये भी है। यहां जो डिफरेंस आपको मिल रहा है, मॉलिक्यूलर डिफरेंस जो आपको मिल रहा है, वो छोटा सा मॉलिक्यूलर डिफरेंस ये मिल रहा है कि यहां मोलर मास कुछ ज्यादा हो जा रहा है, मोलर मास increases in small quantity, increases in small quantity, very small quantity, in a small quantity। इसमें मोलर मास थोड़ी बहुत मात्रा में क्या हो रही है, बढ़ रही है, स्मॉल क्वांटिटी, बहुत कम मात्रा में मोलर मास बढ़ रहा है, इसलिए इनके बीच का इंटरेक्टिंग फोर्स जो है वो इक्विवेलेंट होगा। और यहां आप देखेंगे टॉलुइन को, ये तो खैर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मुद्दा है, जहां हम लोग CH3 ग्रुप लगाते हैं तो क्या करता है, उसका इफेक्ट क्या है, उसका इफेक्ट -R इफेक्ट है। तो -R इफेक्ट के अंतर्गत वो क्या करता है, नीचे चार्ज पैदा करने की कोशिश करता है। तो जब नीचे नेगेटिव चार्ज पैदा होगा तो वैसे कंडीशन में फोर्स दूसरे किस्म से ऑल्टर करेगा, बदलेगा। तो यहां हमने आइडियल सॉल्यूशन को देखा है, उसको चुनने की टेक्निक हमने देखी है कि उसको चुना कैसे जाए। अब आते हैं हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में, कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन का जो केस हमने देखा है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन,
नॉन आइडियल सॉल्यूशन का केस समझने की जरूरत है। दो केस हमने समझा, रॉड्स से दो प्रकार का डेविएशन यहाँ पॉसिबल है, और वो दो प्रकार का डेविएशन रॉड्स में क्या पॉसिबल है, एक पॉजिटिव डेविएशन है, दूसरा नेगेटिव डेविएशन है। तो यहाँ हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव डेविएशन को डिस्कस करते हैं। ये आपका पॉजिटिव डेविएशन की केस को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो पॉजिटिव डेविएशन में जो एग्जाम्पल चुना जा रहा है, जाहिर इस एग्जाम्पल में जो रिजल्टिंग फोर्स होगा वह वीक होगा। रिजल्टिंग फोर्स जब वीक होगा तभी वेपर का निर्माण ज्यादा होगा। तो ऐसे कंडीशन में एग्जाम्पल हम ले लेते हैं एल्कोहल प्लस वाटर का। एल्कोहल और वाटर को जब मिक्स किया जाता है तो एल्कोहल में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उस हाइड्रोजन बॉन्ड की ताकत कम होती है। तो यहाँ क्या होगा, एल्कोहल वीक हाइड्रोजन बॉन्ड तो है लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड वीक है, और वाटर के साथ क्या है, यहां जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है। आप लैब में प्रैक्टिकली इसको देख सकते हैं। अगर आप एल्कोहल के सेम अमाउंट और वाटर के सेम अमाउंट को एक जगह रख के छोड़ते हैं तो क्या होगा, सबसे पहले एल्कोहल उड़ जाएगा, उसके बाद वाटर उड़ेगा। तो अब जब हम दोनों को मिलाते हैं तो इस घटना में क्या होता है कि एल्कोहल अपने हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है और वाटर के भी हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है। तो दोनों का हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है और इनके टूटने से एक नया हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो एल्कोहल यहाँ जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है अपना, वो वाटर के साथ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ हाइड्रोजन बॉन्ड है। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनता है उसकी खास बात क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वीकर है एल्कोहल से भी और वाटर से भी। ये समझ लेना हमको कि ये जो मिक्सचर बना है एल्कोहल प्लस वाटर का जो मिक्सचर तैयार हो रहा है, इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो आपका बन रहा है ये वीकर है। किससे, तो एल्कोहल और वाटर इन दोनों के हाइड्रोजन बॉन्ड से वीकर पड़ जाता है। तो ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसकी तुलना में ये वीकर होता है। और वीकर होने के कारण क्या होगा, ये ज्यादा वेपर तैयार करेगा, और जब ज्यादा वेपर तैयार करेगा तो रॉड्स के कैलकुलेशन से ज्यादा वेपर पैदा होगा, और रॉड्स के कैलकुलेशन से जब ज्यादा वेपर पैदा होगा तो परिणाम क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन का केस बनेगा। अब इसी चीज को हम ग्राफिकली समझने का प्रयास करें। अब ग्राफिकली हम लोग समझें इस चीज को। मान लिया कि यह एक एक्सिस है, सॉरी इट्स नॉट गोइंग टू बी स्ट्रेट, आई एम नॉट वेरी स्ट्रांग इन ज्योमेट्री। ये लाइन, अब यहां हमने मोल लिया है, मोल फ्रैक्शन लिया है, ये मोल फ्रैक्शन इस पर ले लिया हमने, और हमें मालूम है कि एल्कोहल ज्यादा वेपर बनाएगा। एल्कोहल को यहां लेते हैं, फिर इस जगह पर हम वाटर को लेते हैं। तो यहां जो वाटर का पॉइंट है, जब प्योर वाटर होगा तो XW की वैल्यू क्या होगी, XW की वैल्यू 1 होगी, और एल्कोहल का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, एल्कोहल का मोल फ्रैक्शन 0 होगा, क्योंकि केस प्योर है। तो यहां जब उठाते हैं इस लाइन को थोड़ा छोटा उठाते हैं क्योंकि ये कम वेपर देगा। यहां जो इसका वेपर है इसे हम लोग P0W से शो करते हैं, ये वाटर का पार्शियल वाटर का वेपर है। अब प्योर लिक्विड में एल्कोहल चूंकि ज्यादा वेपर फॉर्म करता है, इसलिए इसको हम लोग नॉर्मली लंबा करते हैं, और यहाँ P0A लिखते हैं। ये एल्कोहल का वेपर प्रेशर है जो वाटर की तुलना में ज्यादा है। अब इस जगह पर हमने जो XA यानी एल्कोहल का मोल फ्रैक्शन 1 है क्योंकि केस प्योर है, और यहाँ XW क्या 0 होगा। जब हम मिलाने की कोशिश करेंगे, वाटर में एल्कोहल मिलाएंगे, एल्कोहल में वाटर मिलाएंगे, जो कुछ भी करेंगे तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा, इसका डैमेज करेगा, मोल फ्रैक्शन घटेगा। तो मोल फ्रैक्शन घटने की वजह से ग्राफ क्या होगा, डाउनवर्ड मोशन में चला जाएगा ग्राफ, और यहां जाके 0 हो जाएगा, जैसे कि फिर ये कंडीशन हमको मिले। फिर इसी रूप में अगर हम एल्कोहल को मिक्स करते हैं पानी में तो क्या होगा, इसका मोल फ्रैक्शन घटने लगेगा, घटते घटते 0 होगा, और यहां जो है इस पॉइंट पर प्योर वाटर आपको मिलेगा। अब ये आपकी जो लाइन है ये रॉड्स लाइन है, रॉड्स प्रेशर लाइन, ये रॉड्स प्रेशर लाइन है, इसको समझना है। तो रॉड्स प्रेशर लाइन जो मिल रही है, अगर सॉल्यूशन आइडियल होगा तो उसका प्रेशर इस पर काउंट किया जा सकता है, लेकिन अगर सॉल्यूशन आइडियल नहीं है तो प्रेशर इस पर काउंट नहीं हो पाएगा। तो यहां हम लोग देखते हैं पॉजिटिव डेविएशन के केस को देखने की कोशिश करते हैं।
तो यहाँ वाटर क्या करेगा, वाटर जो है ज्यादा वेपर पैदा करेगा अल्कोहल के मिक्स करने की वजह से, तो इसकी लाइन जो है उठेगी, ये ज्यादा वेपर बना रहा है, ये आपका अल्कोहल ज्यादा वेपर बना रहा है, और जब पानी अल्कोहल में मिलेगा तो अल्टीमेटली ये भी वेपर ज्यादा बनाएगा, और परिणाम स्वरूप ये जो रॉड्स लाइन दिख रही है वो इसके साथ इसके लिए बनी हुई है, ये बढ़े हुई स्थिति में नहीं बनी हुई है, इसलिए जो रॉड्स लाइन है अपवर्ड कर लेते हुए यहां चली जाएगी, और इस पॉइंट पर अब यहां आप जो है प्रेशर कैलकुलेट करेंगे, तो पॉजिटिव डेविएशन प्रेशर लाइन, पॉजिटिव डेविएशन प्रेशर लाइन, ये पॉजिटिव डेविएशन का प्रेशर लाइन है। अब आपको किसी भी मिक्सचर पर अगर प्रेशर चाहिए तो यहां इस कोऑर्डिनेट पर नीचे आएंगे, यहां आपको XW और XA की वैल्यू मिलेगी, और इस कोऑर्डिनेट पर जाएंगे इसको बढ़ा करके, तो ये प्रेशर की वैल्यू आपको बताएगा। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि रॉड्स जो है पॉजिटिव डेविएशन जब बनता है तो वेपर का फॉर्मेशन ज्यादा होता है, और रॉड्स लाइन पर टोटल प्रेशर का कैलकुलेशन नहीं हो सकता है, उससे ऊपर लाइन ले जानी पड़ती है, और ये पॉजिटिव डेविएशन का केस है। इसका एग्जाम्पल आपको अल्कोहल एंड वाटर का सॉल्यूशन है, जब अल्कोहल को वाटर में मिलाते हैं तो ये केस खड़ा होता है। अब इस जगह पर फिर हम लोग थोड़े से बॉइलिंग प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे। बॉइलिंग प्रोसेस इस केस में क्या, बॉइलिंग के बारे में मैंने आपको बताया कि बॉइलिंग एक ऐसी फिनोमेना है जो तब होगी जब वेपर प्रेशर जो है इक्वल हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो यहां हम क्या देख रहे हैं कि रॉड्स लाइन पर प्रेशर हमको नहीं मिल रहा है, प्रेशर हमको ज्यादा मिल रहा है, तो वेपर प्रेशर ज्यादा बनने की वजह से क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अटेंड जो है कम टेम्परेचर पर ये कर लेगा, तो कम टेम्परेचर पर जब ये लिक्विड बॉयल करेगी, लिक्विड कम टेम्परेचर पर क्यों बॉयल कर रही है, क्योंकि इसमें प्रेशर वेपर प्रेशर ज्यादा मिल रहा है, तो इसलिए इसे हम लोग मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कहते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, इसका नाम पड़ता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, एजियोट्रॉप। अब जरा इस टर्म को समझें, ये एजियोट्रॉप का मतलब क्या होता है, एजियोट्रॉप का मतलब होता है कांस्टेंट, ये शब्द है आपका कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ये कांस्टेंट का अर्थ क्या हुआ, जब तक लिक्विड बॉयल नहीं करती, ध्यान से सुनिए, जब तक लिक्विड बॉयल नहीं करेगी अल्कोहल ज्यादा निकलेगा, पानी कम निकलेगा, तो हम लोग यहां लिखते हैं unless the liquid boils, unless the solution boils alcohol escapes more in comparison to with respect to water, अगर लिक्विड बॉयल नहीं कर रही है तो अल्कोहल ज्यादा निकलेगा और वाटर कम निकलेगा, इसलिए इस प्रोसेस का प्रयोग कहां किया जाता है, तो सेपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम वाटर। इसका एप्लीकेशन केमिस्ट्री में क्या है ये समझते हैं, केमिस्ट्री में इसका एप्लीकेशन ये है कि सेपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम वाटर, सेपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम वाटर, वाटर से अल्कोहल को सेपरेट करने में प्रयोग में लाया जाता है, लेकिन जब लिक्विड बॉयल कर जाएगी तो फिर यह काम नहीं हो पाएगा। तो बॉइलिंग कंडीशन में ये काम क्यों नहीं हो पाएगा ये समझने जैसा है। तो बॉइलिंग केस में अगर लिक्विड बॉयल कर गई तो क्या होगा, कंपोजिशन ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू कंपोजिशन ऑफ वेपर, ये घटना घटती है, अर्थात जो लिक्विड सॉल्यूशन का कंपोजिशन है, यहां लिक्विड सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा, जो लिक्विड सॉल्यूशन का कंपोजिशन है उसी कंपोजिशन में वेपर बनने लगेगा। तो सेम कंपोजिशन में वेपर अगर बन रहा है जो लिक्विड का कंपोजिशन, तो फिर यहां सेपरेटिंग टेक्निक जो है फेल कर जाती है, और इस रास्ते अल्कोहल को हम सेपरेट करते हैं। कॉन्सेप्ट मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का लगा हुआ है, इसे ठीक से हमें समझना है। केस नंबर 2, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। इस केस को समझते हैं, नेगेटिव डेविएशन, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं। नेगेटिव
डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ। अब ये देखिए यहां केस क्या बनता है, मैंने आपको समझाया गया कि डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव होगा, डेल्टा भी क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी, अर्थात यहां जो रिजल्टिंग फोर्स है वो पावरफुल है। तो जब रिजल्टिंग फोर्स पावरफुल होगा तो वेपर का निर्माण क्या होगा, वेपर कम बनेगा, और कम वेपर बनने के कारण इसकी बॉइलिंग क्या होगी, इसकी बॉइलिंग हाई टेम्परेचर पर होगी, इसलिए इसे मैक्सिमम बॉइलिंग एजेंट कहते हैं। पहले इस चीज को समझते हैं। इसका एग्जांपल है HCl एंड H2O, दोनों के बीच के इंटरेक्टिंग फोर्स को समझने का कोशिश किया। तो यहां डाइपोल है, ये डाइपोल बहुत बड़ा डाइपोल है, और वाटर के पास जो डाइपोल है ये डाइपोल भी बड़ा है। लेकिन जो केस अगर देखा जाए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कॉन्सेप्ट को अगर आप जानते हैं तो आपको मालूम होगा कि फ्लोरीन जो है सर्वाधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसके बाद ऑक्सीजन आता है, उसके बाद नाइट्रोजन आता है, और चौथे रैंक पर क्लोरीन आता है। तो यहां जो केस दिख रहा है कि H2O का डाइपोल काफी है HCl की तुलना में, लेकिन जब दोनों को मिक्सअप किया जाएगा तो यहाँ केस क्या बनेगा, ये आयनाइज कर जाता है, तो आयनाइज करके H+ और Cl- बनाएगा, और इसके चारों ओर वाटर मॉलिक्यूल्स जो है अपने आप को ऑर्गेनाइज करेंगे। तो जब वाटर मॉलिक्यूल्स चारों ओर ऑर्गेनाइज करेंगे तो नया रिजल्टिंग इंटरेक्टिंग फोर्स क्या है, तो यहां देखते हैं रिजल्टिंग इंटरेक्टिंग फोर्स, इसको देखा जाए रिजल्टिंग इंटरेक्टिंग फोर्स जो यहां खड़ा हो रहा है फोर्स, ये फोर्स होगा आपको आयन डाइपोल फोर्स। सॉरी, ये इस जगह पर जो फोर्स बनता है उसको समझते हैं, ये फोर्स आयन डाइपोल फोर्स है, आयन डाइपोल फोर्स है। और आप क्लास 11 में पढ़े हैं वीक फोर्सेस के बारे में, तो डाइपोल फोर्स की तुलना में आयन डाइपोल फोर्स बहुत बड़ा होता है, और इसलिए यहां वेपर फॉर्मेशन जो है घटेगा, कम होने लगेगा वेपर का फॉर्मेशन इस जगह पर। अब आगे इस केस को हम लोग पॉजिटिव डेविएशन के रूप में देखने का समझने का प्रयास करेंगे। नेगेटिव डेविएशन में ये कैसे होता है फॉर द टाइमिंग। ओके गाइस।